गांव छोड़ के लाहौर तो आ गया, लेकिन रहने का मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। बस एक तड़प थी, कुछ कर दिखाना है। पैसे नहीं थे, पढ़ाई करनी थी। एक अखबार में अप्लाई किया, मेरे पास 2 गोल्ड मेडल थे। मैंने नौकरी मिली तो उसी अखबार की कैंटीन पे। सोचा हिम्मत नहीं हारूंगा। हिम्मत उस वक्त भी नहीं हारी थी जब एक मामूली स्कूल में पढ़ता था और ख्वाब देखे थे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने के। अपने मकसद को पाने के लिए वॉल चॉकिंग भी की, फैक्ट्रियों में मजदूरी भी की। मजदूर का बेटा हूं, मैं क्यों झिझकता। और हाँ, हिम्मत उस वक्त भी ना हारी थी जब नौकरी के लिए इंटरव्यू में कभी दोस्तों के कपड़े और कभी बहन के जूते पहन के जाता। मैंने कुछ कर दिखाना चाहता था, पढ़ना चाहता था। एमएससी के बाद 1800 की नौकरी मिली और साथ में ताने कि ये रेडी लगाएगा, भीख मांगेगा। ठीक ही कहते थे लोग। रेडी ही तो लगाई है मैंने, ख्वाबों की नहीं। मैं कैसर अब्बास हूं, एक इंतहाई कामयाब मैनेजमेंट ट्रेडिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी का मालिक हूं। मैं लोगों को ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने का हुनर सिखाता हूं। तालीम ने मेरी जिंदगी बदल कर रखी। जरा सोचिए, अगर आगे बढ़ना है तो अली बेद पे यकीन रखना है। So you saw my story, right? So, आप देख सकते हैं कि मैंने फैक्ट्रीज में काम किया, मेरे पास 2 गोल्ड मेडल्स थे। इंटरमीडिएट में मैंने टॉप किया, ग्रेजुएशन में टॉप किया। कॉन्फिडेंस नाम की चीज कोई नहीं थी, बात करनी आती नहीं थी। एमएससी के बाद मैं अवारी होटल में काम करने गया नौकरी के लिए। बड़ी नौकरियों के लिए वो रिजेक्ट करते गए। बिलाखिर आपको यकीन नहीं आएगा, मैं वेटर की पोजीशन के लिए, मैंने कहा वेटर ही रख लो यार। तो अवारी होटल ने मुझे वेटर नहीं रखा। अब ये मत समझिए कि मैं आपको इंप्रेस करने के लिए बता रहा हूं। ये शख्स इस वक्त आपके सामने खड़ा है, ये कॉन्फिडेंट है, या सुनो, मैं पूरे एतमाद लग रहा हूं, थोड़ा बहुत बात करनी आती है मुझे, एक्सलेंट, गुड लुकिंग हूं, स्मार्ट हूं, थैंक यू। लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि मैं गुड लुकिंग नहीं, मैं उतना स्मार्ट नहीं जितना मिर्जा नवाज मेरा दोस्त था। मैं सोचता था कि मेरे मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं जितने एजाज के हैं, और मेरा कद उतना लंबा नहीं जितना जफर का है, तो इसलिए मैं कमतर हूं बाकियों से। तो ये जो मुवाजना था मेरा बाकी लोगों के साथ, उसने मेरा कचूमर निकाल दिया कॉन्फिडेंस। एमएससी करने के बाद वो भी साइकोलॉजी में। कैन यू इमेजिन, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी के सामने जाके कह सकूं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर अब्बास है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं। नहीं कह सकता था। मेरा इंटरव्यू 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाता था। मैं समझता था ओ माय गॉड, मैं इनको इतना पसंद आ गया कि मजीद इंटरव्यू करने की जरूरत पेश नहीं आई। बाद में पता चलता था 2 मिनट में अंदाजा लगा लेते थे हमारे किसी काम का नहीं, खुदा हाफिज। इंटरव्यू पे इंटरव्यू देता था, नौकरी नहीं मिलती थी। इवेंचुअली मैंने जंग अखबार की कैंटीन पे नौकरी की, आपने देखा। और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी और चीजें हैं जो मेरी जिंदगी में गुजरी, लेकिन इसमें मैंने मेंशन नहीं की। पर्पस यह है कि किस तरह मैं उस घिसी पीटी जिंदगी से निकल के उस जिंदगी की तरफ पहुंच गया जो सिर्फ मेरे ख्वाबों में थी। उसका एक सीक्रेट है, आप जानना चाहते हैं? क्योंकि मैं बिल गेट्स की मिसाल नहीं दे रहा, मैं वॉरेन बफे की बातें नहीं करने आया आपसे। मैं आपको अपना समझ के आपके साथ एक स्पिरिचुअल रिश्ता, रूहानी रिश्ता है, इसलिए मैं अपनी बात करने आया हूं, ताकि आपको आंखों के सामने यकीन है कि ये अच्छा, ये वो कैसर अब्बास है जो स्ट्रगल करता था, फैक्ट्री में काम करता था, धक्के खाता था, पैदल सड़क पे लाहौर में फिरता था, रहने की मेरे पास जगह नहीं होती थी। मुझे हर रोज इस तरह के लेक्चर्स देने के बाद सोचना होता था कि आज मैंने रात किधर गुजारनी है। बहुत मुश्किल जिंदगी थी। ये जो कपड़े मैंने अभी जैकेट उतार के रखी है, मेरी अपनी है। मैंने 23 साल तक जिंदगी में कभी अपने साइज के कपड़े नहीं पहने। हमारे कुछ अमीर रिश्तेदार अपने बचे खुचे कपड़े हमारे घर में बेचते थे।
मैं वो पहनता था, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर किस तरह मैंने अपनी जिंदगी को चेंज कर लिया? अपनी कंपनी है, करता हूं, बातें करता हूं और पैसे कमाता हूं, किताबें लिखता हूं, और लोग कहते हैं कि तुमने, आज सुबह मुझे किसी ने लिखा कि कैसर अब्बास तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। आई शो दैट मैसेज टू माई सन एंड वाइफ। उस पर लिखा था मैं खुदकुशी करने वाला था, और तुम्हारी किताब पढ़ने के बाद मैंने खुदकुशी का फैसला तर्क कर दिया। यह सब मेरी जिंदगी में चेंज कैसे आई, उसका एक फॉर्मूला है, वो राज है, वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। आर यू रेडी फॉर इट? सो आप जल्दी से अपना एक पार्टनर बना लें, कोई एक पार्टनर, लेफ्ट या राइट, जल्दी से पिक अप अ पार्टनर। गुड। और जब मैं कहूंगा शो मी योर पार्टनर, आप दोनों हाथ उसकी तरफ करेंगे ऐसे और कहेंगे यू आर माय पार्टनर, शो मी योर पार्टनर। एक्सलेंट। कुछ बेचारे जैसे रियल लाइफ में अकेले, इधर भी अकेले, जिसकी तरफ उन्होंने किया उसने आगे किसी और की तरफ। अब आप पार्टनर की तरफ देखिए दोबारा से और उसको कहिए मुझे राज पता चलने लगा है। गो। ऑलराइट, सो राज का पहला पार्ट, रेडी? पहला राज, ख्वाब। जब मैं आपकी जगह पे था तो हम नोट्स लिया करते थे। कासिम भाई किधर है? हम नोट्स लिया करते थे और उन नोट्स के ऊपर फिर टेस्ट होता था आखिर में, और इतने दिन हमने नोट्स लिए होते थे। तो प्लीज अगर कागज पेन नहीं है तो यहां पे नोट ले लो। पहला ख्वाब, और ख्वाब वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं, ख्वाब वो होता है जो नींद से जगाता है, जो नींद से जगा देता है, सोने नहीं देता। मैं उसके बारे में नहीं जानता जो आपको सोने नहीं देता। मैं ख्वाब की बात कर रहा हूं। आप किस तरफ जा रहे हैं? ख्वाब आपको जगा देता है। जब नौजवान मेरे पास आते हैं तो आके कहते हैं कैसर हमारे हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं। मैं थोड़ी देर तक उनसे बात करता हूं और मैं कहता हूं तुम्हारे ख्वाब बहुत खराब है, तुम्हारे हालात इसलिए खराब है कि तुम्हारे ख्वाब बहुत खराब है। वो आगे से कहते हैं कि लेकिन कैसर भाई ख्वाब भी तो अपनी औकात में रह के देखने चाहिए। मैं उनसे कहता हूं अपने ख्वाबों को औकात में मत रखो, अपने बहानों को औकात में रखो, क्योंकि ये बहाने हैं हमारे जो आगे नहीं बढ़ने देते। कुछ लोग कहते हैं, मैं कहता हूं आज से आपसे कहूंगा आप ख्वाब पालो। आप पता क्या पालते हैं? आप खौफ पालते हैं, और यह खौफ है जो आपको ख्वाब नहीं देखने देता। मैं सोचता था मुझे कौन रखेगा, नेस्ले में कौन मुझे घुसने देगा, मेरे जैसा कभी जहाज में बैठ के पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएगा। ये मैं डरता था, पेंडू था ना, जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही कि मैं कौन था। जस्ट एक ग्लिम्स, क्योंकि आप अभी भी कह रहे होंगे तेरे जैसे कैसर अब्बास बंदे ख्वाब देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, क्योंकि तू बड़ा प्रिविलेज्ड होगा। मैं जब पहली दफा पंजाब यूनिवर्सिटी आया दाखिला लेने तो मुझे समझाया गया कि तूने, मैं शेखुपुरा के करीब एक गांव है फारूकाबाद, कौन है वहां से? चूड़गाना जिसको कहते हैं। एनीवन शेखुपुरा से है कोई? गुड। सो मैं वहां से आया, उन्होंने कहा 47 नंबर वैगन के ऊपर बैठना और कहना पंजाब यूनिवर्सिटी उतरना है। सो कैसर अब्बास साहब 47 नंबर वैगन के ऊपर बैठ गए, हर 2 मिनट बाद पंजाब यूनिवर्सिटी उतारना, और भाई मैं उतार दूंगा, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी उतारना। कंडक्टर ने एक जगह मुझे कहा आजा भाई पंजाब यूनिवर्सिटी आ गई। तो आपका ये भाई उतरा और सीधा घुस गया, और वहां जाके मैं हर किसी को कहूं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट किधर है, बिकॉज मैंने वहां एडमिशन लेना था। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट किधर है? ओके इधर चला जा। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट किधर है? इधर चला जा। थोड़ी देर बाद एक बंदे ने मुझे रोक के कहा, उसने कहा भाई तूने करना क्या है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में? मैंने कहा कि मैंने एडमिशन लेना है।
तो उसने मुझे ऐसे पकड़ा, ऐसे उठाया, आइए आइए मेरे साथ, उठा के कहता है वो सामने पढ़ो क्या लिखा है। मैंने पढ़ा, इतना बड़ा लिखा था, शेख जैद हॉस्पिटल। सो मैं सड़क इस तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी, इस तरफ शेख जैद, मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, पेंडू था ना यार, तो सीधा हॉस्पिटल के अंदर। वो शुक्र है, मैं कहता गया मैंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, मेरी अच्छी किस्मत है किसी ने मुझे वहां एडमिशन दिलवा नहीं दिया। हॉस्पिटल में भी होता है। सो दिस इज व्हाट आई वाज। दिस वाज हमारा पहला दिन था यूनिवर्सिटी में, बड़ी उम्मीदें लेके आए हम, और गया गुजरा नहीं था, टॉप किया हुआ था, मेरा 8वां नंबर था मेरिट लिस्ट में, तो कोई गाइडेंस तो थी नहीं, बट फिर भी 8वां नंबर था। तो जब पहला दिन आया तो उन्होंने कहा कि आज रात को तुम लोगों की रिसेप्शन है। फिर वो क्या होती है, वेलकम। तो उसमें जो हमारी क्लास थी, इट वाज अ क्लास ऑफ 59 स्टूडेंट्स, उसमें हम सिर्फ 3 लड़के थे, 56 लड़कियां। मैं जिंदगी में कभी इतनी लड़कियां अंग्रेजी बोलने वाली तबाकून किस्म की देखी नहीं थी, मैं तो वैसे ठुस हो गया। सो उन्होंने, हमारी एक सीनियर थी, उसने स्टेज पे आगे कहा कि अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की मज़ाहिया खबरें हम आपको सुनाएंगे। तो उसने खबरें सुनाई। अब खबरें वो सुनाती जा रही है, सब हंसते जा रहे हैं, कुछ की हमें समझ, कुछ की समझ नहीं आ रही, लेकिन एक खबर जिसकी कुछ ज्यादा ही मुझे समझ आ गई वो ये थी, सुनाऊं? कहती खवातीन और हज़रात, इस बार अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में 2.5 लड़कों का इजाफा हो गया। मैंने इधर देखा तो आई सॉ मुर्जा 6 फीट से भी ऊपर था, आजकल वो कर्नल मुर्तजा है। उसके बाद मैंने लेफ्ट पे देखा तो वह जाम रशीद बैठा था, और जाम रशीद उससे जरा ही छोटा था। तो उसके बाद जो 2.5 था ना, वो सीधा मेरे इधर आके लगा। और अभी मैं हंस रहा हूं और आप हंस रहे, बट फैक्ट यह है कि उस खातून के एक सेंटेंस ने अप्लाइड साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट में मुझे पूरा 1 साल सर उठा के जीने नहीं दिया। तो जो मेरे अंदर डाउट्स थे अपने बारे में, मैं तो पहले मरा हुआ था, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि मैं भी उतना अच्छा हूं जितने बाकी लड़के। तो अब उसके ऊपर स्टैंप लग गई, मोहर लग गई कि वाकई मैं नहीं हूं। जैसे जैसे आपको लगे कि यार मुझे ना कोई, क्या हो गया, क्या होती सादा बीमारी हुई, कोई बीमारी आपको शक हो कि कोई बीमारी है, और फिर रिपोर्ट आ जाए और साबित हो जाए कि वाकई आपको है, तो अल्लाह ना करे आपको कभी कोई बीमारी हो। सो मेरे लिए वो था, और आज मैं हंस रहा हूं। वाई? बिकॉज जब लोग आपके ऊपर ठप्पे लगाते हैं, लेबल लगाते हैं कि तू ये है, तू वो है, तू वो है, तो मुझे लगा कि मैं तो उतना लंबा नहीं हूं जितना होना चाहिए। फिर एक मेरी क्लास फेलो थी, उसने भी मुझे कहा कि अगर थोड़े से लंबे होते तो बात बन सकती थी। मैंने कहा यार मुर्तजा इधर, और क्या? उन्होंने कहा कि बड़े दरख्त थे वहां पंजाब यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में मैं रहता था, मैंने कोई दरख्त नहीं छोड़ा जिसके साथ मैं नहीं लटका, कुछ नहीं हुआ। राइट? सो द फैक्ट इज, जब आप मरे होते हैं, जब आप गिरे होते हैं, और वहां पे बैठ के आप कहें जी मेरा ख्वाब है कि मैंने जिंदगी में ये करना है, आपके आसपास लोग आपसे कहेंगे अपनी औकात में रहे। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में अपने एक टीचर से कहा कि सर मेरा ड्रीम है, अब मेरी एमएससी कंप्लीट होने वाली, मेरा ड्रीम है, बोले मेरे साथ, मेरा ड्रीम है कि मैंने ट्रेनर बनना है जैसे आज मैं हूं, मैंने कंसल्टेंट बनना है जैसा कि आज मैं हूं, मैंने ऑथर बनना है, मैंने किताबें लिखनी है जैसे कि अब मैं लिखता हूं। तो उन्होंने मुझे पंजाबी में कहा, बिकॉज एवरीबडी न्यू माई बैकग्राउंड, वो मेरी बैकग्राउंड जानते थे। तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में ले जाके प्यार से बिठा के कहा, देख पुत्र, पंजाबी में पीएचडी डॉक्टर थे, कहते हैं देख पुत्र, तू एक गरीब घर दा मुंडा है, तो तू कुछ ऐसा काम कर कि तू हर रोज अपने घर रोटी लेके जाए। डिड यू हियर मी? कौन कह रहे हैं?
टीचर। और उस उम्र में आपको लगता है कि टीचर गलत नहीं हो सकता। टीचर आपको सही असेस कर रहा है, इवेल्युएट करके बता रहे तू इस लायक नहीं है कि तू ये बने, अपने ख्वाब को नीचा कर, ऊंचे ऊंचे ख्वाब मत देखो, गिर जाओगे, ठोकर लगेगी, फिर समझ आएगी। लोगों ने मुझे कहा, आपने वीडियो में देखा कि ये रेड ही लगाएगा, मेरे मुंह पे कह, ये जो कैसर है ना, ये भीख मांगेगा, फिर इसको पता चलेगा। जब इसका भूत उतरेगा ना ट्रेनिंग का, तो फिर उसको पता चलेगा कि आटे और दाल का भाव क्या है। कुछ लोग कहते थे ये देखना थोड़े अरसे के बाद इसकी ना किराने की दुकान होगी। सो लोगों की आपके बारे में जो प्रेडिक्शंस है उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैंने बैठ के ख्वाब लिखने शुरू किए। आपने सुना नहीं मैंने क्या, मैंने ख्वाब लिखने शुरू किए और मैं लिखता गया। मेरा एक ख्वाब है कि मैं मोबाइल फोन लूंगा, मेरा ख्वाब है कि मेरे पास भी एक गाड़ी होगी, मेरा ख्वाब है कि मैं अपना घर बनाऊंगा, मेरा ख्वाब है कि मैं नेस्ले की कभी ट्रेनिंग करूंगा, मेरा ख्वाब है कि मैं एक दिन के 20,000 रुपए महीने के कमाऊं, पूरे महीने में 20,000 रुपए कमाऊं। बिकॉज मेरे खानदान में कोई बंदा ऐसा नहीं था जो महीने के 5,000 भी कमाता। मैंने कहा मैं ख्वाब, गोल नहीं, गोल ये है कि यहां से मैं अपने ऑफिस वापस चला जाऊंगा, ये गोल है। ख्वाब क्या है कि मैं यहां से सीधा चांद पे जा रहा हूं। तो महीने के 20,000 कमाना मेरे लिए ऐसे था जैसे कि मैं चांद पे जा रहा हूं। मगर मैं लकी था कि मैंने ख्वाब देखे, और मैंने 1, 2, 3, 4 नहीं, पता है कितने ख्वाब लिखे? 764 ख्वाब मैंने अपनी डायरी में लिखे। छोटे ख्वाब, बड़े ख्वाब। मैं क्या बनना चाहता हूं वो लिखा, मैं क्या देखना चाहता हूं वो लिखा, मैं क्या देना चाहता हूं वो लिखा, मैं क्या एक्सपीरियंस करना चाहता हूं वो लिखा, मैं छुट्टियां कहां गुजारूंगा वो लिखा। मैंने ये भी लिखा कि शादी किस तरह की लड़की से करूंगा, लिखा, हर चीज लिखा। मैं लिखा किस तरह के घर में रहूंगा, जब जाऊंगा तो ऑफिस किस तरह का हो, मैं अपनी ट्रिप कहां किया करूंगा। सो फिर मैंने तफसीलात लिखी कि मेरी जिंदगी किस तरह की होगी। मैंने लिखा कि मैं एक 5 स्टार होटल से उठा करूंगा, लिखा मैंने, और वहां से एक गाड़ी आया करेगी, उसमें बैठा करूंगा, और मैं सीधा जहाज में बैठा करूंगा। फिर वहां से निकल के मैं सीधा एक हॉल में जाऊंगा, वहां पे कुछ सीईओज बैठे होंगे, मैं उनकी ट्रेनिंग करूंगा। वहां से निकलूंगा, फिर कहेंगे सर लंच रेडी है, तो लंच कर ले, मैं लंच करूंगा, फिर मेरी एक और मीटिंग होगी, फिर इस तरह। आई रोट एवरी सिंगल थिंग। और आपको जान के खुशी होगी, जो मैंने लिखा था सबका सब सच हो गया। मुझे बाद में समझ आई कि कैसर अब्बास, तेरे ख्वाब ही बहुत छोटे थे। तो वो ख्वाब जिनको उस वक्त समझते थे बहुत बड़े, एहसास हुआ बाद में कि वो बहुत ही छोटे छोटे ख्वाब थे। नो इमेजिन कीजिए जल्दी जल्दी से, आप एक समंदर के किनारे पे खड़े, अपने पार्टनर को बताइए मैं समंदर के किनारे पे खड़ा हूं, गो। मैं आपका पार्टनर नहीं, अपने पार्टनर को बोलिए गो 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 जल्दी से। आप तसव्वुर करें आप समंदर के किनारे पे खड़े, और समंदर से आपको आवाज आती है कि घर से ले आ जो लाना चाहता है, और यहां से जितना पानी निकालना निकाल के ले जा। आपके रुख में आता हूं, आप जाएं। और पूरी तैयारी करने के बाद जब वापस आए तो आपके हाथ में हो चम्मच। आपके हाथ में क्या हो? चम्मच। तो अगर बच्चों ने आपको देखा हो वहां पे, तो बच्चे भी तुम लोगों पे हंसेंगे, हे यार ये क्या चम्मच लेके आया, सामने क्या है बोलो, हाथ में क्या है। तो अगर जरा भी आपको समंदर में यकीन होता तो आप क्या लेके आते? क्या बोलो? बाल्टी। एक किताब दीजिए यार इधर, आप बाल्टी लेके आते। और टैंकर, ये बाल्टी वाले को तो दो पहले, शाबाश। टैंकर। और क्या? हाँ, एक किताब और इधर और स्टेज पे हो मेरे साथ। भाग क्या बात? इन्होंने पता है क्या कहा? पंप लगा देते वहां पे,
पंप लगा लेते। और मैं इनको दे रहा हूं किताब, इनके लिए तालियां, वेरी वेल डन। और अगर आप ये पंप लगा लेते तो पता चलता कि 3-4 दिनों में आप इतना पानी निकाल लेते कि पीछे समंदर में से सब पानी खत्म हो जाता। यस और नो? यस और नो? इसका मतलब है कि अगर उसके अंदर पाइप भी फिट कर लेते, सारी दुनिया टैंकर लेके आ जाती तो पानी खत्म नहीं होता। यस और नो? कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसा ही समंदर है पॉसिबिलिटीज का, इम्कानात का, मुमकिनात का, जो उसने क्रिएट किया। वो कहता है जो निकालना निकाल के ले जाओ, और आप कहते मैं आया, अल्लाह में आया अभी, और आप पहुंच जाते हैं लेके एक चम्मच। आपको तो कह सकता हूं कुछ तो एहसास करो यार। अब कहते हो बस एक नौकरी मिल जाए छोटी सी, यही कहते हो ना, बस ज्यादा नहीं, मैंने ज्यादा करना क्या है? भाई ज्यादा होगा तो ज्यादा दो, खुद ही मर रहे हो तो किसी की क्या मदद करोगे? मेरी बहन मुझे कह रही थी इस महीने तो मेरे हालात बड़े खराब है, मैं वो भी रोती थी, मैं भी आगे से रोता था, कर कुछ नहीं सकता था। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैं कहता हूं क्या चाहिए, राइट? पैसे का कोई नुकसान नहीं। मेरे कई लोग हमें बताया जाता है कि ज्यादा पैसा होना बीमारी है, ये अच्छी बात नहीं है, ये अमीर लोग सही नहीं होते। मेरे मां बाप ने भी मोहल्लेदारों ने जेन में डाला अमीरों से नफरत करनी है, और साथ में ये बताया गया कि कोई बंदा रिस्क हलाल कमा के अमीर नहीं हो सके। गाड़ियां शाड़ियां घर हलाल के पैसों से थोड़ी आती है, बकवास है सब। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, सब बकवास इधर डाल के हमारे दिमाग में। मुझे पता चला कि मेरे इतने दर्जनों में नहीं सैकड़ों में दोस्त हैं, हजारों में, जो ईमानदार हैं और आलीशान जिंदगी गुजारते हैं। हम चम्मच लेके खड़े, बस निकलो यहां से, 5-6-7 हजार की नौकरी मिल जाए तो बस बहुत। पाइप फिट करो, और उसकी मुमकिनात की दुनिया से कभी कुछ खत्म होने वाला है नहीं। तो इसलिए सबसे पहला मैसेज, ख्वाब। और ख्वाबों के ऊपर एक थोड़ी सी कहानी मैं आपको। एक आदमी था जो बिस्तरे मर्ग पे मरने वाला था, उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, उसके जानने वाले, उसके अजीजों कारब, उसके बच्चे, सारी फैमिली मौजूद थी, और वो बस आखिरी सांसें ले रहा था। जब वो मरने के करीब था तो उसने अचानक देखा कि वहीं पे 3-4 ऐसे लोग हैं जो उसके डेथ बेड के पास खड़े, उनको वो पहचान नहीं पा रहा कि ये कौन है। और ये 3-4 लोग खड़े हैं, ये मुसलसल उसको घूर रहे गुस्से से यूं, और इन चेहरों के ऊपर ना सिर्फ गुस्सा है बल्कि बहुत अजियत है। आई रिपीट, उनके चेहरों पे बहुत गुस्सा है और बहुत अजियत है, और आंखों में बेइंतहा कर्ब है, इस्तराब है, तकलीफ है। वो डर जाता है कि ये कौन है, और अब मैं मर रहा हूं तो इनको इस तरह तो मुझे नहीं देखना चाहिए। वो कहता है कि भाई तुम कौन हो, और अब मैं मर रहा हूं, कोई गलती तो माफ कर दो, ऐसे मत मुझे घूरो, खबरदार हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते, कोई माफी नहीं तुम्हारी। उसने कहा बताओ तो सही कि हो कौन, बोलो तो सही। तो वो गुस्से में कहते हैं उसकी तरफ देख के, और उनकी आंखों में और इस्तराब आता है, और तकलीफ आती है, और कर्ब आता है, और अजियत आती है, और कहते हैं हम वो ख्वाब है जिन्हें तुमने देखा था, हम वो सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ तुम्हें अता हुई थी, हम वो मंसूबे हैं जो तुम्हारे दिमाग में पले बड़े थे, हम वो आइडियाज हैं जिन्हें तुमने तख्लीक किया था, और हम इंतजार करते रहे कि कब तुम हमें हकीकत का रंग दोगे। तुम हमें मुलतवी करते रहे, टालते रहे, अगले महीने करूंगा, अगले साल करूंगा, बाद में करूंगा, ये हो जाए फिर करूंगा, और करते 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 आज का दिन आ गया, और तुम हमें कहते हो कि हमारे चेहरों पे अजियत क्यों है और हम गुस्से में क्यों हैं? हां, हम गुस्से में इसलिए कि तुम मर रहे हो, और तुम्हारे मरने के साथ हम भी मर।
प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, बट मौत एक सच है। ये सुनो, हम सब ने मरना, लेकिन मेरा आपसे इल्तिमास है कि जब आप इस दुनिया से जा रहे हो तो आज सोचिए कि खुदा न खास्ता कौन से ख्वाब, कौन से मंसूबे, कौन से आइडियाज, कौन सी उसकी दी हुई सलाहियतें इस दुनिया से आपके साथ ही मर जाएगी। और आज से जिंदगी को इस तरह से जीना है कि कोई ख्वाब, कोई मंसूबा, कोई आइडिया, उसकी दी कोई सलाहियत अपना इजहार किए बगैर इस दुनिया से वापस मत जाए। दैट्स गोइंग टू बी द पर्पस ऑफ लाइफ। पहला स्टेप, सब बोले मेरे साथ, एवरीवन। और आखिरी बात ख्वाब के ऊपर, वो लोग जिनके ख्वाब उनके मौजूदा हालात से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। लोग कहते हैं मेरे हालात ही बड़े बदसूरत हैं, तो ख्वाब में कहां से देखूं? उनके लिए वो लोग जिनके ख्वाब उनके हालात से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत जल्द उनके हालात उनके ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते। माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकंड पॉइंट, पहला राज पता चल गया, ख्वाब। दूसरा, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा दूसरा क्या। पहले मैं आपको एक वाकया सुना। मैं श्रीलंका गया अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। मेरा बेटा मेरे साथ था। हम एक जगह वहां पे ऑर्फेनेज, यतीम खाना, पता है किसका? हाथियों का। यस, एलिफेंट्स का ऑर्फेनेज है। हम वहां पे गए और हमने, जैसे भैंसें नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे, 30-40 हाथी, एक छोटी सी छड़ी पकड़ी और हाथी बेचारे जा रहे हैं चुप करके। फिर एक जगह होती है जहां पे हाथियों को हम, वो क्या होते हैं, तरबूज वो खिलाते हैं। वो अपनी ट्रंक क्यों निकालते हैं, उसके अंदर आप डाल देते हैं। बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ। वहां पे मैंने देखा बहुत गौर से कि बहुत सारे हाथी लाइनों में बंधे हुए हैं। पता है किस चीज के साथ? एक छोटे से रस्से के साथ, मामूली सा रस्सा। और आगे क्या है बता सकते? जो गांव में रहते, छोटा सा किला। शाबाश, तालियां इनके लिए। अच्छा, हमने देखा कि यार छोटा सा किला, इतना सा, और उसके साथ छोटी सी रस्सी और जिन वाली ताकत का हाथी चुप कर गया ऐसे खड़ा। मेरा आपसे सवाल है, क्या हाथी उस रस्से को तोड़वा सकता है? यस और नो? पीछे वाले दोस्त, यस और नो? क्या हाथी रस्से को तोड़वा सकता है? क्या वो ताकत लगा के किला उखाड़ सकता है? मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपनी ट्रंक से, वो जो सूंड उसकी होती है, अगर उसको इस्तेमाल करे तो वो किला क्या, वो पूरा दरख्त उखाड़ सकता है। मेरा अगला सवाल है कि क्या वो ऐसा करता है? आर यू विद मी? क्या वो ऐसा करता है? क्या वो रस्सा तुड़वाता है? एक और सवाल, क्या उसमें रस्सा तुड़वाने की ताकत है? थैंक यू। तो रस्सा तुड़वाने की ताकत होने के बावजूद क्या चीज है जो उसको रस्सा तुड़वाने नहीं देती? जो सही बताएगा उसको हम किताब देंगे। हारिस, बचपन से हिम्मत हार चुका है, कॉन्फिडेंस नहीं। रस्सा यार, तू तो आ गया यार स्ट्रेंथ। एक मिनट, क्या चीज रस्सा नहीं तुड़वाने देती? तरबियत। क्या चीज रस्सा नहीं तुड़वाने? शुक्रिया, काश मेरे पास किताबें दे देता, लेकिन एक जो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या चीज उसको रस्सा नहीं तोड़वाने देती? नस्ल। मतलब
उसको खुद पे एतमाद नहीं है। वो किधर है जो कहता था रस्सा इधर है? इस क्या नाम है? मुंतजर मेहदी साहब के लिए जोरदार किस्म की तालियां। इसको मैं अपनी किताब दे रहा हूं, इसका नाम है मैं, इश्क और वो। ये वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो। मुंतजर मेहदी आपके लिए जबरदस्त तालियां। दोबारा बताओ सब। हाथी के गले में रस्सा नहीं था, सोच में रस्सा था, दिमाग में। किताब बनती थी कि नहीं बनती? तो उसने कहा कि रस्सा यहां पे है। उसको जो चीज रोक रही है, आई एम श्योर सब जिन लोगों ने जो बोला बिल्कुल सही था। आप सबके लिए तालियां होनी चाहिए। और कासिम साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आपके नंबर्स हमें मिल जाए तो मैं अपनी ई बुक जो $34 ही की है, वो ई बुक आपके फोन के अंदर हम आपको गिफ्ट कर सकते हैं। सब पढ़ सकते हैं। हारिस प्लीज कोऑर्डिनेट करके ई बुक सबको दिलवा दीजिएगा। तो जो चीज उसको रोक रही है, आप गौर से सुन ले, उसका क्या नाम है? जो चीज उसको एफर्ट नहीं करने देती, रस्सा नहीं तोड़वाने देती, उसका नाम सुनना चाहते हैं? उसका नाम है यकीन। खुद पे यकीन की बात नहीं हो रही, कंफ्यूज नहीं करना, प्लीज इसको समझ लें। ओपन करें दिमाग अपना। आप बोले माई माइंड इज ओपन। उड़ा के दिखाएं। आपके दिमाग को पर लग गए तो उड़ाइए जरा। सब लोग मौजूद लोग नहीं चाहिए यहां पे, सब लोग उड़ाओ। शाबाश। सो एस, थैंक यू। जो चीज उसको नहीं तोड़वाने देती रस्सा, वो इस बात का यकीन है, वो इस बात का यकीन है कि रस्सा बहुत भारी है। ये यकीन कि मेरी ताकत रस्से से कम है। ये यकीन कि रस्से के सामने मैं बेबस हूं। ये यकीन कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये यकीन कि अब इसी हालत में जिंदगी गुजरनी है। ये यकीन कि इस गुलामी की जिंदगी के अलावा और कोई जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस यकीन की वजह से वो कोशिश भी नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर हाथी जो है वो छींक भी मार देना जरा जोर के साथ, तो वो रस्सा टूट जाएगा। वो इतना मुहतात है कि इतनी भी कोशिश नहीं करता। और हम हैं अशरफुल मखलूकात। ये सुनो। और हमारे दिमाग में मुंतजर मेहदी तेरा बहुत शुक्रिया, हमारे दिमाग में रस्सा डाल दिया जाता है। हम सबकी एक जिंदगी थी, अभी तुम लोगों को याद आएगी, एक जिंदगी थी वो रस्से पड़ने से पहले की जिंदगी। याद है वो जिंदगी जिसमें तुम लोगों को लगता था कि हर चीज मुमकिन है, हम जो चाहे कर सकते हैं, कोई खौफ नहीं था, कोई रस्सा नहीं था। फिर ऐसा ऐसा टीचर्स ने, मां बाप ने, सबने रस्से बांधे, तेरे जैसे की यही जिंदगी है। मैंने जरा सी कोशिश की अपनी जिंदगी को बदलने की, तो मुझे कहा गया कैसर अब्बास तुम्हारे जैसे के लिए यही जिंदगी, इसके अलावा किसी और जिंदगी की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश ना करना, फायदा ही नहीं है। तो चूंकि यकीन बैठा है कि मैं कभी सीएसएस नहीं कर सकता, मैं कभी किसी बड़ी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर कोशिश करने का क्या फायदा है? इसको साइकोलॉजी में कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस, यानी वो बेबसी जो असल में नहीं है लेकिन हमने सीखी है। अब बताइए, हाथी का ये यकीन असली है कि जाली है? सब बोलो। अगर ये जाली है तो क्या इस जाली यकीन के साथ पूरी जिंदगी गुजारना ठीक होगा?
मैं आपको ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मैंने इस जाली यकीन के साथ कि मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता और मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं कभी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मैं कभी किताबें नहीं लिख सकता, मैं कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, कभी मेरे पास 20,000 रुपया इकट्ठा नहीं आ सकता, कभी मेरे पास गाड़ी नहीं हो सकती, कभी मेरे पास घर नहीं हो सकता, कभी कोई अच्छी लड़की मुझसे शादी नहीं कर सकती, कभी 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 कुछ नहीं हो सकता। तो जिस रोज मैंने ये रस्से तोड़ दिए तो पता चला कि ये सब तो मुमकिन था। जो चीज मुझे रोक रही थी, बाहर कुछ मसला नहीं था, रस्सा इधर पड़ा हुआ था। ये यकीन कोशिश नहीं करने दे रहा था। यकीन कहता कि इसको लेगी, मुझे नहीं मिलनी। आपका यकीन आपको रोकता है कि मैं कभी वसीम अकरम की तरह की अंग्रेजी नहीं बोल सकता। हां, मैं बॉलिंग बड़ी अच्छी करता हूं, लेकिन मैं कभी मोहम्मद आमिर नहीं बन सकता। वो लकी था, वो पिक हो गया। मुझे किसने पिक करना है? आपको जो मारता है ना, वो बाहर नहीं है, आपको अपने अंदर से मुक्के पड़ रहे हैं, आपको अपने अंदर से किक्स। मुझे कैसे पता है? बिकॉज मैंने 23 साल तक ये पंच खाए हैं। 23 साल तक एक छोटे से रस्से ने मुझे रोके रखा। मेरे खानदान के 99.9% लोगों को आज भी मेरे खानदान के इसी रस्से ने रोके रखा हो। आज भी मेरे कजन्स नहीं पढ़े, हम पढ़े। मेरे वालिद साहब का शुक्रिया, मेरे अब्बू ने कम से कम 30 घर चेंज किए। यह भी नहीं कि एक शहर में, 30 मुख्तलिफ शहरों में, हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि रस्सा उनके दिमाग में भी नहीं था। उनको यकीन था कि कोशिश करता रहूंगा तो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। सो आज का दिन है दूसरे लफ्ज का दिन। क्या? यकीन। यकीन क्या है? यकीन क्या है? एनीवन? क्योंकि वक्त बहुत कम है। यकीन यह है कि एक ऐसी चीज को देखना जो ना तो नजर आती है ना किसी और को दिखाई जा सकती है। इसी को यकीन कहते हैं ना। आप तो रोज सुनते हो, उलमा को सुनते हैं। यकीन क्या है? उस पर यकीन है। देखा उसको कभी? बोलो, वो यकीन है ना? ये सुनो, यकीन है अनदेखी चीज को तस्लीम करना कि वो है। आपने कभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती देखी? बट आपको क्या है? यकीन कि वो कहते तो सही कहते। यकीन तो उनको भी था, कहते थे अगर आप कहें कि पहाड़ के उस तरफ, तो हम यकीन करेंगे कि है। देखा था उन्होंने। सो कुछ लिहाज से मैं बहुत सेंसिटिवली बात करूं। देखो, कुछ मामलात में तो जो काफिर थे वो यकीन में हमसे आगे थे। उनको यकीन था कि अगर ये बोलते हैं कि है, और वही फरमा रहे कि अगर तुमने अपने आप को नहीं पहचाना तो तुम हलाक हो गए। याद है? जिसने अपनी कदर नहीं जानी, हदीस है, वो तबाह हो गया। अपनी कदर पहचानना क्या है? ये यकीन रखना कि रस्सा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी ताकत रस्से से कहीं ज्यादा है। सो ये जो आपने विंग्स उड़ाए थे, इन विंग्स को ऊपर क्या चीज नहीं जाने देती? पत्थर, बेयकीनी के, शक के पत्थर जो बंधे हुए, जो एक कदम आगे नहीं जाने देते। सो आपने यकीन रखना है कि जो ख्वाब आपने देखा वो सच हो सकता है। अब आप अपने लेफ्ट राइट पे देखेंगे लोगों को और कहेंगे मेरा ख्वाब सच हो सकता है। गो। कुछ लोग नहीं कह रहे, मेरे ख्याल में उनको पार्टनर नहीं मिला। सब लोग बोलेंगे मेरा ख्वाब सच हो सकता है। अब आपने अपने पार्टनर को दोबारा देखना है और इस बार आपने कहना है मैं। देखें पार्टनर को, ध्यान एक दूसरे की आंखों में, एक दूसरे की आंखों में। मुझे क्यों देख रहे हो? मैं रस्सा तुड़वाने लगाऊं, मैं रस्सा तुड़वाने लगाऊं। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। ये यकीन जो है ना, आई विश मेरे पास और टाइम होता। आई फील लाइक शेयरिंग सो मच विद यू। अभी मैंने तीसरा सीक्रेट का तीसरा पोर्शन भी बताना है, लेकिन यकीन इतना इंपॉर्टेंट मरहला है कि इसके ऊपर मैं 1 मिनट और लगाना चाहूंगा। यू रेडी? आर यू रेडी? बाकी लोग पीछे यार किताब देखे उनको पीछे, अब सिर्फ पीछे वालों को किताब मिलेगी, इसलिए आप ना कीजिए। आर यू रेडी?
वेरी गुड। आपने खुद पहचानने की किसको देनी है? फिर करो, सब लोग करेंगे। 3, 2, 1, आर यू रेडी? फैंटास्टिक। आप लोगों की तालियां यार, इतनी एनर्जी इस वक्त। मजा आ रहा है आपको? क्योंकि आज मैं सिर्फ आपसे दिल की बातें कर रहा हूं। जेंटलमैन, सुपरस्टार्स, सुपरस्टार्स, गौर से सुनिए। माहिरीन नफ्सियात ने एक तजुर्बा किया। उस तजुर्बे में उन्होंने लोगों से कहा कि आपको हम मेकअप करेंगे। क्या नाम है? हसीब। ये सब लोग इधर बैठे, ये सारे तजुर्बे में सारे लगे थे, और कहा आपको हम मेकअप करेंगे, और मेकअप करते 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 मेकअप के जरिए आपके चेहरे के ऊपर हम ऐसे दाग धब्बे लगाएंगे जैसे कि कटा हुआ चेहरा, जैसे कि दाग है, जैसे कि कोई अगली किस्म का गलीज घटिया किस्म का निशान है, वो हम आपके चेहरे पे लगाएंगे। मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है, तो एक्टिंग हो रही। हमने सबके चेहरे पे वो लगा दिए। फिर आपसे कहा आइए आप जरा शीशे में देख लें कि आप लग कैसे रहे। असल में बड़े खूबसूरत इंसान है। पीछे मुड़ के देखिए जरा, सबको दिखाइए अपना चेहरा, देखिए सब हंसी। तो इनसे कहा गया कि ये हमने आपके चेहरे पे लगाई है। शीशा देखिए। जब इन्होंने आईना देखा तो परेशान हो गए, बहुत ही बुरा लग रहा हूं, बहुत ही अजीब सा लग रहा हूं। तो फिर इनसे कहा गया कि अब आपने क्या करना है, आपने ये कमरा है, उस कमरे के अंदर जाके बैठ जाना है। हर 5-10 मिनट के बाद मुख्तलिफ लोग उस कमरे में आपको मिलने आएंगे, आपने उनसे फलां मौजूआत पे बातें करनी है। नो प्रॉब्लम। तो ये कमरों में बैठ गए। आप में से कुछ लोग जाते थे और इनसे मिलके वापस आते थे। जब इनकी मुलाकातें कंप्लीट हो गई, फिर हमने इनसे पूछा कि बताइए आपका तजर्बा कैसा रहा। इनसे पूछा, इन्होंने कहा बात क्या करनी है, वो तो हर वक्त बस मेरा वो जख्म ही देखते रहे। इनसे कहा उनकी निगाहों में मेरे लिए बहुत नफरत थी। ये बोले मेरा तो ध्यान सिर्फ अपने उस निशान के ऊपर रहा, मैं यही सोचता रहा कि मैं लग कैसा रहूं। इनसे पूछा, इन्होंने भी ये कहा कि उनकी निगाहें बड़ी अनकंफर्टेबल सी थी। इनसे कहा, इन्होंने कहा मैं तो सामना ही नहीं कर पाया। ये इनके जवाबात सही हैं कि गलत हैं? तो सही है तकरीबन, कि बंदा बुरी हालत पे हो तो ऐसे ही होता ना। अब सुनिए अगला लम्हा, एक ऐसी बात जिसका ना इनको पता था ना आपको पता है, सुना दूं। हुआ यह कि जब इनको भेजा जा रहा था शीशा दिखाने के बाद, शीशा दिखा दिया, चेहरे पे दाग धब्बे, अजीबो गरीब किस्म के स्कार्स और निशानात और कट और अजीब चीजें। जब ये जा रहे थे तो हर किसी को कमरे के अंदर जाके, एक बंदा गया मेरा, उन्होंने जाके होल्ड ऑन सर एक मिनट जरा सेट कर दूं मैं, थोड़ा सा ये हिल गया निशान। तो सेट करने के बहाने वो उतार लिया सबके चेहरों से। अब पता चला इनके चेहरों पे सिरे से कोई धब्बा था ही नहीं, लेकिन इनके दिमाग में वो धब्बा मौजूद था। सो ये जो धब्बे है, ये जो दाग है, ये जो जख्म है, जो तुम्हें से अक्सर को यहां लगे हुए हैं, वो बाहर तभी दुनिया को नजर आते हैं जब वो जख्म तुम सजा के फिरते हो। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं ज़हीन नहीं हूं, मैं इतना चालाक नहीं हूं, मैं इतना होशियार नहीं हूं, मैं बहुत ये हूं, मैं वो हूं। ये सारे धब्बे हम लगा लगा के फिरते हैं दुनिया के सामने। मतलब जब आपके धब्बे यहां पे मौजूद है आपके जहन में, तो यकीन है कि आप खूबसूरत नहीं है। आई रिपीट, जब आपको यकीन है कि आप खूबसूरत, तो चाहे आप खूबसूरत भी है तो आप वो चीजें देखेंगे जो नहीं थी। लोग अनकंफर्टेबल देख रहे थे आपको, नहीं, लेकिन फिर भी इनको लगा वो जी वो तो मेरा जख्म ही घूरता रहा, जख्म होता तो घूरता। तो जब हम अपने दिमाग में ऐसी बातों में यकीन करते हैं जो असल में नहीं, तो फिर हमें वो चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। यकीन मुस्तहकम। तालियां इनके लिए, जबरदस्त। किताब भी दे रहे यार इनको। और जाइए नहीं, एक तजर्बा और भी किया, यकीन का एक और पहलू, जल्दी जल्दी। आर यू विद मी? आर यू रेडी? उस तजर्बे में क्या किया,
उस तजर्बे में क्या किया, हमने 5 और लोग लिए और ये देखें पहले बड़े खूबसूरत हैं, हमने दुनिया के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट उठाए। प्लीज तवज्जो से सुनिएगा, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट उठाए, इनको आईना दिखाया, कैसे लग रहे हो, जब रोज देखते हैं आईना। फिर हमने कहा कि जरा आओ, तो जॉर्जियो अरमानी की लेवल के जो स्टाइलिस्ट हैं उनको बुला के इनको मेकअप करवाया गया, सबको। जब मेकअप हो गया उसके बाद इनको आईना दिखाया गया। जब आईना दिखाया गया तो इन्होंने अपने आप को पहचाना ही नहीं, मैं इतना खूबसूरत हो गया, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मतलब दे लुक लाइक अ मूवी स्टार। इतने हसीन ये जिंदगी भर कभी खुद को नहीं लगे थे, इतने हसीन लग रहे थे। और इनसे कहा गया कि वो 5 कमरे हैं अलग अलग, आप सबका एक एक कमरा है, उस कमरे के अंदर आपने जाके बैठना है और वहां पे लोग आपसे मिलने आएंगे। जब आपसे वो मिलेंगे तो आपने उनसे गुफ्तगू करनी फलां फलां टॉपिक्स के ऊपर। इन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, कौन सा काम है, वैसे भी इतने हसीन लग रहे हैं। जब ये कमरे में पहुंच गए तो फिर मेरी टीम पहुंची, 1 मिनट होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, थोड़ा सा मेकअप और कर दे, थोड़ा, किधर गए, भाग तो नहीं गए, 1 मिनट थोड़ा सा यार, जरा टच देना। टच देने के बहाने इनके चेहरों के ऊपर धब्बे लगा दिए, वही जख्म गलीज किस्म के जिसमें से खून टपक रहा है, भयानक खून ख्वार लग रहे थे, और जाके बिठा दिया। अब क्या होना चाहिए, वापस आए, इनसे पूछा हाँ कैसा रहा, सर दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, मजा आ गया सर, इतनी जबरदस्त गुफ्तगू हुई, वो तो इतने इंप्रेस हो गए, मैंने उनको कायल कर दिया, ब्ला ब्ला। पता चला कि जब आपको पता ना हो कि आपके ऊपर क्या क्या धब्बे लगे हुए हैं और आपको यकीन हो अंदर से कि आप खूबसूरत हैं, तो फिर दुनिया को आप सही अंदाज में फेस करते हैं। मैं जैसा हूं आज से कई साल पहले ऐसा ही था, लेकिन मेरे अपने अंदर धब्बे लगे हुए थे, इसलिए मैं किसी का सामना नहीं कर सकता। मेरी वो क्लास फेलो अभी पिछले साल मेरे घर पे आई, तो एक क्लास फेलो ने जाते जाते गाड़ी में बैठ के जब वो जा रही थी तो मुझे कहती, कैसर फाइनली वी स्पोक, इसका उर्दू में मतलब है कि बिलाखिर हम दोनों ने आपस में आज बातचीत की। तो इतने साल जब हम क्लास में इकट्ठे थे तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से जाके बात भी करूं, क्योंकि मेरे चेहरे पे धब्बा नहीं था, धब्बा यहां था, तो तू जेन में रख, तेरे साथ कोई मसला नहीं। सो यकीन सब कुछ करवाता है। अगर आपको ख्वाब दिख गया लेकिन उस ख्वाब पे यकीन नहीं है तो मेरा ये लेक्चर सारा बेकार। अब आते आखिरी कदम की तरफ, जिस पे सबसे कम वक्त में लगाऊंगा, क्योंकि अगर ख्वाब अपनी जगह पे सेट हो गया और उस पर यकीन भी आ गया, आगे के मरहले बहुत आसान है। और वो क्या है, तीसरा कदम, पहला क्या था, सब लोग, पहला, दूसरा और तीसरा है एक्शन। से विद मी, एक्शन, बोलो सब, एक्शन। आपने ड्रीम किया, आपने बिलीव किया और फिर आपने एक्शन लिया, करके दिखा दिया। और जब आप एक्शन लेते हैं, वो लोग जिनको समझ नहीं आ रही एक्शन क्या है, आपने ड्रीम किया कि आपकी बॉडी भी वैसी हो जाएगी जैसी कि, मतलब जो भी आपके ज़हन में आया, पता नहीं क्या क्या ज़हन में आया। सो आपने ड्रीम किया कि मेरी बॉडी वैसी हो जाएगी, हाँ, सलमान खान की तरह और उसकी तरह। फिर आपने बिलीव किया कि मेरी भी हो सकती है बॉडी वैसी। फिर आप गए जिम के अंदर, पहले दिन आप गए और जागे, सब आपने एक्शन मारे और वापस आए और आईने के सामने जाके यूं करके देखा, कोई तब्दीली आई है, थैंक यू, शाबाश, इस बात को कभी भूलना नहीं। फिर आप गए, फिर आपने 2 घंटे लगाए जिम में, वापस आए, शीशे के सामने खड़े हुए, तब्दीली आ गई है।
डू यू सी एनी चेंज? पीछे वाले, आप एक हफ्ता जाके जिम में करते रहे, आपकी बॉडी में कोई चेंज आ रही है? नो। आपके मसल बन गए हैं? सब बोलो नो। उल्टा दर्द होनी शुरू, उल्टा हाथ पांव नहीं उठ रहे। मुझे आज भी याद है, जब मैं जिम में गया पहली बार, दूसरे तीसरे दिन के बाद मैं गया तो उसने रॉड के अंदर इधर उधर लगाई बहुत सारी प्लेटें, तो मैंने कहा ये एक निकाल लो, उसने एक निकाली, फिर मैंने दूसरी भी निकाल लो, फिर भी नहीं उठा, फिर तीसरी भी निकाल लो, फिर भी नहीं, आखिर में रॉड रह गया खाली। आई एम नॉट एक्सेजरेटिंग, खाली रॉड रह गया। मैंने वो उठाने की कोशिश की, कमबख्त वो भी नहीं उठा, जो कि पहले दिन में उठा रहा था। इसका मतलब है कि ताकत मौजूद थी, लेकिन एक्शन लेने के नतीजे में कई दफा तकलीफें आती, आपकी पहले वाली ताकत भी नहीं रहती। ये दर्दनाक हकीकत है। जब आप चले नहीं थे यार, सुकून में थे ना, लेकिन जब चले तो जमाने ने अटैक किए, किधर जा रहा है, ऐसी की तैसी, तू हमसे है, हमारे जैसा है, तू आगे कैसे निकल सकता है? वो पंच लगाएंगे, मारेंगे। सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्यारे दोस्तों, जिस वक्त आप निकलोगे, एक्शन लोगे, तो शुरू में मिलेगा कुछ नहीं, कोई नतीजा सामने नहीं आएगा, कोई इनाम नहीं मिलने वाला, उल्टा तकलीफ होने वाली है। तो फिर आप कब तक लगे रहोगे, कब तक एक्शन लेते रहोगे? बोलो बोलो सब लोग, जब तक। एक्शन कब तक? सब बोलोगे जब तक। एक्शन कब तक? जब तक आपका ख्वाब पूरा नहीं होता, आप वापस नहीं आते। अगर आप कमिटेड है अपने ख्वाब के साथ, तो फिर आप ख्वाब पूरा करके ही लौटोगे। आज से कुछ सालों के बाद लोग मिलेंगे, कुछ कैसर भाई मजा आ गया, मेरी जिंदगी चेंज हो गई आपके उस लेक्चर के बाद। और कुछ होंगे जो कहेंगे हाँ मैं निकला था, मैंने थोड़ी कोशिश की थी, फिर वो क्या बताऊं कैसर भाई, उसके बाद फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो हो गया। तो समझ आ जाएगी कि आप में से किसने ख्वाब पाले हैं और किसने बहाने पाले हैं। जिस चीज को पालोगे वो बड़ी हो जाएगी। तो हमें से कुछ ख्वाबों को पालेंगे, कुछ बहाने पालते रहे, और बहाने इतने बड़े हो जाएंगे कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। याद रखिए, अगर आपने आज अपने बहानों का साथ दिया, तो कल ये बहाने आपका साथ नहीं देंगे, ये भाग जाएंगे। लेकिन अगर आज आपने अपने ख्वाबों का साथ दिया, तो ये ख्वाब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये पता क्या करेंगे? ये हकीकत बन के आपकी आंखों के सामने आके खड़े हो जाएंगे। और इफ यू क्विकली समराइज, सबसे पहले आप ख्वाब देखेंगे, फिर उन ख्वाबों पे यकीन करेंगे, और फिर आप एक्शन लेंगे। और आखिरी 1 मिनट में आपको और लूंगा, एक मैं और आपको कहानी सुनाऊंगा, और उसके बाद हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। आर यू रेडी? आखिरी मिनट है, आर यू रेडी? जबरदस्त। ये मेरी फेवरेट कहानी है, एक आर्टिस्ट की कहानी जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं। इस आर्टिस्ट का नाम है री नॉयर। री नॉयर ये फ्रेंच आर्टिस्ट है, और इसका काम यह था कि ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता था। और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इसको एक बीमारी होगी जिसको कहते हैं आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द की बीमारी, जिस बीमारी की वजह से इससे पेंट करना मुश्किल हो गया, और इसको बहुत दर्द होती थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, दर्द के बावजूद हर रोज वो कैनवस के सामने जाके खड़ा हो जाता और पेंट करता। एक वक्त आया कि खड़े होना मुमकिन ना रहा, तो व्हील चेयर पे बिठा के लोग पास ले जाते कैनवस के, और वो पेंट करता। फिर इसकी तसल्ली ना होती तो लोगों से कहता अपने खादमों से कि मुझे उठाओ, तो वो हाथ पकड़ के उठाते और फिर ये पेंट करता। इसका एक दोस्त है जिसका नाम है मेटैसी। क्या नाम है? मेटैसी भी एक आर्टिस्ट है। वो इसको रोज देखता और तकलीफ में से गुजरते हुए देखता। सिर्फ 1 मिनट बैठिए। तकलीफ में से गुजरते हुए उसको रोज देखता, उसको समझाता कि मत,
मगर वो बाज ही नहीं आता, वो हर रोज पेंट करता। उसके ये जो उंगलियां कई दफा स्वेल कर जाती, हाथ ट्विस्ट हो जाते, और ये जो जोड़ है इनके अंदर इतनी दर्द होती कि उसकी चीखें निकलती, लेकिन इसके बावजूद हर रोज वो पेंट करता रहा, हर रोज पेंट करता रहा, हर रोज पेंट करता रहा। एक दिन उठ के खड़ा हुआ, पेंट कर रहा था, इतनी दर्द की शिद्दत हाथ में आई कि ब्रश उसके हाथ से गिर गया और वो खुद भी कैनवस के ऊपर जाके गिरा, और लोगों ने आगे बढ़ के फौरन उसको उठाया। और मेटेसी जो पहले काफी दिनों से बर्दाश्त कर रहा था, गुस्से में आ गया और कहता, मास्टर मास्टर व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, क्या साबित करना चाहते हो, बस करो, और कितनी पेंटिंग्स बनाओगे, तुम्हारे नाम के मुजस्मे लगे हुए हैं, तुम्हारी पेंटिंग्स यूरोप के पूरे म्यूजियम्स के अंदर भरी पड़ी हैं, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे ऊपर पीएचडीज हो रही है, और क्या साबित करना चाहते हो, बस कर दो। क्यों खुद को टॉर्चर करते हो, क्यों खुद को अजियत देते हो? जब बार बार मेटेसी ने रेनॉयर से कहा कि खुद को अजियत क्यों देते हो, खुद को इतनी तकलीफ क्यों देते हो, तो रेनॉयर को गुस्सा आ गया और वो बड़े जोश के साथ बोला, गरज के बोला, उसने कहा, मेटेसी याद रखना, जिस तकलीफ में से मैं गुजर रहा हूं ये बहुत ही आरजी है। आई रिपीट, रेनॉयर ने कहा, जिस तकलीफ में से मैं गुजर रहा हूं मेटेसी याद रखना, यह तकलीफ बहुत ही आरजी है, लेकिन इस तकलीफ में से गुजरने के नतीजे में जो मैं शाहकार क्रिएट करूंगा, उनकी खूबसूरती हमेशा दुनिया में रहेगी। आईएसओ के नौजवानों, पाकिस्तान का फ्यूचर ये याद रखना, अपना मुस्तकबिल बनाने के दौरान, अपनी जिंदगी बनाने के दौरान में, अभी कुछ सालों में जिस तकलीफ में से तुम लोग गुजरोगे, मेरी ये बात याद रखना, वो तकलीफ बहुत ही आरजी है, लेकिन इस तकलीफ में से गुजरने के नतीजे में जो खूबसूरत जिंदगी आप अपने लिए पैदा करोगे, अपने खानदान के लिए क्रिएट करोगे, अपनी कम्युनिटी के लिए क्रिएट करोगे, और खासतौर पे इस मुल्क के लिए क्रिएट करोगे, उस जिंदगी की खूबसूरती का निशान हमेशा यहां पे रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस। मेरी तरफ से आई एम डन। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। अगर वक्त है तो आई कैन टेक सम क्वेश्चंस, बिकॉज इसके बाद नमाज है। मुझे कोई इश्यू नहीं, अगर नमाज का वक्त है, हम जस्ट 2 क्वेश्चन लेंगे, अगर कोई बहुत जरूरी है तो क्वेश्चन जो है वो ले। Bismillahirrahmanirrahim. Today I am feeling very excited and happy because our most popular and famous motivational speaker, Mr. Kaisar Abbas, come in this convention and he motivate us. And I am also happy because my name is Kaisar Abbas and he is also Kaisar Abbas. Then and I want to in my future plan that I make to myself a great motivational speaker in my future plan. तो सर मेरा ये सवाल है आपसे कि इस दुनिया में हर कोई कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, यानी हर कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये कामयाबी आप अपने तरफ से जो मतलब आप समझते कि कामयाबी क्या है, इसकी थोड़ी सी डिफाइन करें कि कामयाबी किसे कहते हैं। आए यही कामयाबी है कि कोई मैं बंगला बनाऊंगा, गाड़ी मेरे पास पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, यही कामयाबी है, या कामयाबी क्या है, असल हकीकत कामयाबी की वो डिफाइन करें। पहली बात यह कि मेरा नाम कैसर अब्बास नहीं है। कैसर अब्बास साहब आज बहुत बिजी थे तो उनकी जगह पर उन्होंने मुझे भेजा। मेरा नाम हारिस चौधरी है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कामयाबी जो है ना, वो जितने इस कुर्राए अर्ज पे इंसान है, कामयाबी की उतनी ही डेफिनेशंस हैं। जैसे फिजिक्स की इतनी सारी डेफिनेशन, पूरा चैप्टर याद है, केमिस्ट्री की डेफिनेशंस पूरा चैप्टर। कामयाबी की आज तक कोई एक तारीफ नहीं बन सकी। कामयाबी मेरी निगाहों में, ये गौर से सुनिएगा, अब आपने सवाल किया तो भूलना नहीं है। कामयाबी ये है कि आप अपनी जिंदगी के लिए जिस रास्ते का तयन करते हैं, आप उस रास्ते पे पहुंच जाए, और उस रास्ते पे पहुंचे नहीं है तो चलना शुरू कर दें, और आपके उस रास्ते पे चलने के दौरान में ही अगर आप इस दुनिया से चले भी गए तो भी आप कामयाब हैं। आखिरी बात, सो जो आप चाहते हैं, आपकी निगाहों में कामयाबी क्या है, कामयाबी का मेयार आपकी निगाहों में क्या है, वैसे वो हर रोज बदलता है। कभी मैं सोचता था मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास कर लूं तो मैं कामयाब हूं,
तो मैंने उसको पास नहीं किया, मैंने उसको टॉप किया। तो आप मर रहे होते हैं कि ये मुझे मिल जाए तो ये कामयाबी है। 4 महीने के बाद मैंने रिजाइन कर दिया। अब मेरे लिए कामयाबी कुछ और थी। अब समझ रहे? मतलब वो चीज जिसके लिए मैंने साल हर साल मेहनत की, मर रहा था, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान टॉप भी किया, पा लिया तो छोड़ दिया। अब तुम लोग भी यही करते हो ना, पहले मर रहे होते हो। अच्छा, अब एक नुक्ता जो मिसिंग है, उसके बगैर ये डेफिनेशन नामुकम्मल है। कामयाबी क्या है कि आप जो चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ आप वो कर लें, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आप पा लें, सादा डेफिनेशन। लेकिन इस प्रोसेस में आप उसके बनाए हुए किसी उसूल, किसी कायदे, किसी जाब्ते की खिलाफ वर्जी ना कर रहे हो। और इस प्रोसेस में आप मुआशरे के जो कवानीन और कवायद और जवाबत हैं उनको भी अपने पांव के नीचे पामाल नहीं कर रहे हो, तो आप कामयाब हैं। शुक्रिया। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत सल्ले अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिलिट्री कॉलेज मरी में 5 साल पढ़ा हूं। तो आवाज आ रही है? सर, हमारे कॉलेज में हर महीने एक चीफ गेस्ट आता है। तो 5 साल, अभी 1 साल हुए हैं कि चीफ गेस्ट, 1 साल हुए हैं कि हम अभी फारिग हैं, मैंने सेकंड ईयर से पास आउट हो चुके हैं। तो हर महीने चीफ गेस्ट आए और ये वो वाहिद चीफ गेस्ट हैं कि हमारा कॉलेज अभी भी इनको याद रखता है कि इन्होंने हमारे जो नजरिए बदले हैं। और हमारे लड़के मतलब बुक्स पढ़ने के बिल्कुल भी आदी नहीं थे, तो इनके 1 घंटे के सेमिनार की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई और हम अभी बुक्स पढ़ते हैं। सर, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है, डिप्रेशन जिनके अंदर बहुत पाया जा रहा है, जो एंजाइटी है, तो आप क्या कहते हैं कि क्या पॉजिटिव सोर्सेस उनके लिए आप तयन करेंगे? क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है, तो आप क्या उनको पॉजिटिव सोर्सेस? थैंक यू सर। मैं पिछले दिनों एक ट्रेनिंग करके बाहर निकला तो एक लड़की ने मुझसे ये सवाल किया था, तो अब मुझे भूल गया मैंने जवाब क्या दिया था। जो डिप्रेशन है ना, आपको जान के खुशी हो कि मैं माहिर नफ्सियात भी हूं, और आपको जान के और भी खुशी हो कि मैं सब भूल चुका हूं। जो डिप्रेशन है वो इंसान को तब होता है जब उसकी जिंदगी में वो कुछ पाना चाह रहा हो और वो उसको ना मिले। उसको सादा लफ्जों में बोलते हैं महरूमी। मैं चाहता हूं कि मैं जान बचा के यहां से निकल जाऊं, तो आप मुझसे सवाल करके मुझे रोक लेते हैं और मैं फंस गया। तो अब मैं जिस कैफियत में हूं वो महरूमी की कैफियत है, मुझे वो नहीं मिला तो मुझे में हो। तो आप तुम लोग तो समझते हो कि तुम लोग जाते ही तब हो जब तुम्हें वो नहीं मिलता, इसके बारे में तुम चाह रहे हो तो फिर डिप्रेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिप्रेशन इस बात की अलामत है कि जो आप चाह रहे थे वो अभी तक नहीं हुआ। सर, उसी की तरफ आप पहले डिसाइड तो कर लें कि वो है क्या। जिनको अभी भी मैं नहीं समझा पाया, सब लोग आपकी तरह करीब से मुझे नहीं देख रहे, तो बाकी लोगों के साथ जाके मैं अब जवाब दूंगा। तुम लोग मुझे पीछे से देखो। अगर किसी का ध्यान मेरी तरफ ना हुआ उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो पीछे मुड़ के अचानक देखूंगा। जिसका ध्यान मेरी तरफ ना हो लगाओ, 100 पुशअप्स लगवाऊंगा। मैं खुद माड़ी इंडस में 2 कैंप करके आया हूं। मैंने वहां 2 कैंप किए स्काउट के। अच्छा, डिप्रेशन क्या मैं चाह रहा था? डिप्रेशन, सबसे पहले गौर से समझिए, डिप्रेशन इंसानों को ही होता है और इंसानों ही की जिंदगी में आर्जी तौर पे नाकामी आती है। और डिप्रेशन की कैफियत नॉर्मल है, पहली बात। इसलिए कभी आप डिप्रेशन में जाए परेशान होने की जरूरत नहीं। इट्स टोटली नॉट कि आपकी जिंदगी में जो आप चाहते थे वो नहीं मिला। क्वेश्चन ये है
आप ये अपने आप को बताएं कि अभी तक मुझे नहीं मिला। ये किसने कहा कि सारी जिंदगी नहीं मिलना? तो सॉल्यूशन क्या है? मैं तो जिंदगी में कोई 250 मरतबा फेल हुआ हूं सिर्फ इंटरव्यूज में। तो आप उठ के खड़े हो गए तो कोई डिप्रेशन नहीं है, पड़े रहे मरे रहे तो फिर डिप्रेशन में पड़े रहो। लेकिन तुम लोग उनमें से नहीं हो जो डिप्रेशन के आगे घुटने टेकने वाले हैं। अगर तो तुम जिंदगी में किसी ऐसे शख्स को मानते हो जो घुटने टेकने वाला है तो मरो डिप्रेशन में, और अगर तुम ऐसे शख्स को अपना इमाम मानते हो जो दूसरों के घुटने टिकाने वाला है तो तुम्हें डिप्रेशन से डरने की क्या जरूरत है? अगर तो तुम किसी भागने वाले को मानते हो तो तुम भी भाग जाओ। हाँ,